स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हमने अपनी बीएनएसएस के सफ़र में जो हमने हमारी लेक्चर्स ऑफ सीरीज़ था, उसमें हमने कल बहुत सारे अरेस्ट के पहलुओं पर बात की। अरेस्ट कौन कर सकता है, कब कर सकता है, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा। हम उसी में अगली लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जो बाकी चीज़ें हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे आज आपको अरेस्ट का ख़त्म हो जाए। इसमें कुछ चीज़ें और बची, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है अरेस्ट का। कि हम देखते हैं कि 35 से शुरू होता है और 60 तक आपका ये जाता है। हम आज जो बात करेंगे वो आज इसके आगे की बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे 37 की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेक्शन 37 और इसके पहले हमने जो पढ़ा वो सेक्शन पढ़ा था ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर। उसकी ड्यूटी होगी और किस तरह से वो अरेस्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेमोरेंडम बनाएगा। उसको एटलीस्ट 1 विटनेस से आपको क्या कराएगा, अरेस्ट कराएगा। कोशिश की जाएगी तो वो विटनेस आपकी फैमिली से होना चाहिए, अरेस्टेड पर्सन की। अगर फैमिली से नहीं है तो वो लोकेलिटी का एक रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कराएंगे। और के आगे एक राइट और अरेस्टेड पर्सन का चॉइस व्यक्ति को वो इन्फॉर्म करेगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा जिसने अरेस्ट किया होगा। अगर ये अरेस्टिंग मेमो पर जो साइन मेमोरेंडम पर साइन आते हैं, अगर फैमिली मेम्बर को किसी को भी इन्फॉर्म करा सकता है। ये हमने डिस्कस के बाद में आज हम बात करेंगे सेक्शन 37 की। 37 को देखते हैं। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर क्या करें, द स्टेट गवर्नमेंट शैल, देखिए यहाँ पर किसको पावर है, स्टेट। क्या करेंगे, स्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम। ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा है, कौन स्टैब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी एक कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम। कहां पर, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है कि कंट्रोल रूम की स्थापना करने की शक्ति किसको है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में हाई कोर्ट डालता है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डालता है, स्टेट गवर्नमेंट डालता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर था, स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 37। जैसे कि हम देखते हैं पिछली वाली सीआरपीसी में देखूं तो 41 सी में दिया गया था, 41 सी में दिया गया था कंट्रोल रूम कैसे स्टैब्लिश की जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपको जो देखनी है कि लेवल क्या होगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, एवरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। स्टेट में एक होगा, जैसे कि हम अगर बात करें तो लखनऊ में होगा लेवल वाला, और हर एवरी डिस्ट्रिक्ट हर जिले में होगा, हर जिले में होगा और स्टेट लेवल पे होगा। डेजिग्नेटेड a police officer in every district and every police station not below the rank of the sub inspector of police who, क्या करें, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। एक जिले में एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा, एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इसकी रैंक है, ये इसका क्या है, इसका एक पद है, औहदा है, इससे नीचे का आदमी नहीं होना चाहिए। कहां पर, एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जो कंट्रोल रूम बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हु shall be responsible shall be responsible shall be responsible for maintaining the information about the name and address of the person arrested, nature of the offense with which charged, which shall be prominently displayed in any manner, including the digital mode in every police station and the district headquarters। दो बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, पहली बात हमने हेडक्वार्टर की बात की कि भैया हेडक्वार्टर पे होगा, तो हेडक्वार्टर तो डिस्ट्रिक्ट में होता है। क्या करेंगे, कंट्रोल रूम स्टैब्लिश होंगे लेवल और स्टैंड, ठीक है। इसमें डेजिग्नेट कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक पुलिस स्टेशन लेवल पर होगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम में जो आदमी होगा वो अपॉइंट किया जाएगा, कि भाई आप डेटा रखेंगे उनका अरेंज करके, किसका, जैसे कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है, उसका नाम, पता, किस ऑफेंस में क्या चार्ज किया गया, अरेस्टिंग अथॉरिटी कौन है, किसने उसे अरेस्ट किया, ये सारी चीजें उसमें आपको क्लियरली मेंटेन करके रखनी है। उस डेटा को आपने संजो के रखना है। वो डेटा किसी भी मैनर में आप रख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses
ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसका नाम और पते वगैरह सब आपको रखने हैं। नेचर ऑफ द ऑफेंस, नेचर होना पड़ता है। चार्ज, क्या चार्ज था, ये होना चाहिए। इट शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर, प्रोमिनेंटली उसको डिस्प्लेड करके रखना होगा किसी भी मैनर में, इंक्लूडिंग द डिजिटल मोड, डिजिटल मोड में रखिए। एवरी पुलिस स्टेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पुलिस स्टेशन में रखेंगे आप और हेडक्वार्टर में। लेकिन इस सब के लिए किस आदमी को अपॉइंट किया जाएगा, वो जरूरी है। वो आदमी इस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस रैंक से नीचे का आदमी नहीं होना चाहिए। दोबारा समझेंगे इसे आसान भाषा में। राज्य की सरकार स्थापित करेगी, क्या कंट्रोल रूम स्थापित करेगी, कहां पर करेगी, ये कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करेगी एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट में हर एक, राज्य के हर एक जिले में स्टैब्लिश करेगी और एक राज्य स्तर पर करेगी। इस काम के लिए जिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा, जिसको पदभार दिया जाएगा, जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो व्यक्ति असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से रैंक से नीचे का नहीं होगा। वो कम से कम सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक का आदमी होना चाहिए। उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि वो पुलिस स्टेशन लेवल पर, पुलिस स्टेशन पर और कहां पर, स्टेशन एंड एट दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर क्या करके रखेगा, ऐसे व्यक्ति जो कि अरेस्ट किए गए उनके नाम, उनके पते और अरेस्टिंग अथॉरिटी, उसका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उस नेचर और ऑफेंस के साथ साथ क्या क्या किया, चार्ज क्या लगाया गया उस पर, तो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड करके रखेगा, प्रोमिनेंटली रखेगा डिस्प्लेड कर इन एनी मैनर इंक्लूडिंग द डिजिटल मोड इन एवरी स्टेशन और एट दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। कुल मिला के आपको उनकी पूरी जानकारी को, पूरी इंफॉर्मेशन को संकलित करके रखना है। किसी भी मोड में रख सकते हैं, इंक्लूडिंग दी डिजिटल मोड, हो सकता है डिजिटल मोड में, बहुत से लोग रजिस्टर वगैरह में रखना चाहते हैं, लेकिन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, वो जो हमने डेजिग्नेट कर रखा है एक आदमी, आदमी की रैंक क्या होगी, उस आदमी की रैंक जो होगी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर, उसमें हेड कांस्टेबल नहीं हो सकता, नहीं हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल नहीं, उससे ऊपर, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। उससे नीचे के व्यक्ति को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो ये आपने समझी। तो हमने बताया आपको, हमने ये बताया कि यहाँ पर जो आपको कंट्रोल रूम की स्टैब्लिश करने वाली, कंट्रोल रूम की स्टैब्लिशमेंट की, तो ये पहले कहाँ हुआ करता था, आपके सेक्शन सी में हुआ करता था, पुरानी वाली सीआरपी में, ओल्ड प्रोसीजर में हुआ करता था। इसी तरह का एक प्रोविजन यहाँ डाल दिया गया 37 में। 37 में इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये क्या है आपने देखा होगा, जैसे कि आपको पता होगा एक डीसीआरबी होता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, ऐसे कुछ होता है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम नेशनल क्राइम ब्यूरो करके होता है डीसीआरबी। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड रूम करके होता है, रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ऐसी आपका एनसीआरबी होता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है। इसी तरह डीसीआरबी होता है। तो डीसीआरबी की बात करें कंट्रोल में, ये क्या करते हैं, सारी जानकारी रखते हैं इकट्ठी, कौन आदमी किस में पकड़ा गया है, इससे क्या रहता है, इससे हमें मालूम रहे कि हम किसी इजीली हम उसको कंट्रोल रूम में रखी जाती है जानकारी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकता है, हेडक्वार्टर में, और वो कहाँ हो सकता है, आपका पुलिस स्टेशन लेवल पे हो। लेकिन इन सबको जो मैनेज करेगा, तो जो इंक्वायरी, इनकी जो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेगा, डेटा को संभाल के रखेगा, सारी एक सब आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी की होगी, उससे नीचे का अधिकारी नहीं होगा, कम से कम। ये आपने यहाँ 38 क्या कह रहा है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। वो देखेंगे, देखो बेसिकली तो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम इसको आर्टिकल 20 में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल 20 के साथ आर्टिकल 20 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको पढ़ा जाता है। क्या है इसमें ऐसा, पहले देखिए जी, आप जब हमें आप इंटरोगेट कर रहे होंगे, इंटरोगेशन यानी आपने पूछताछ के दौरान क्या करेंगे, आप पसंद के अधिवक्ता से देने का अधिकार होगा, अधिकार होगा पर्सन अरेस्टेड को। एक व्यक्ति है जिसको आपने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के बाद पुलिस उससे क्या कर रही है, इंटरोगेट कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, इंटरोगेट कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो इंटरोगेट करना,
पूछताछ करना करिए, आपका राइट है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरेलल अक्यूज्ड का राइट भी चलेगा। पैरेलल किसका राइट चलेगा? अक्यूज्ड का भी राइट चलेगा। क्या राइट होगा वो? उसका राइट ये होगा कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से ड्यूरिंग इंटरोगेशन वो क्या करेगा? उससे अपनी बात कर सकता है। अरेस्ट ऑफ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। देखिए, when any person is arrested and interrogated by the एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है, एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस द्वारा इंटरोगेट किया जा रहा है, इंटरोगेटेड बाय द पुलिस, he shall be entitled to meet an advocate of his choice। टाइटल होगा किसके लिए? अपनी पसंद के अधिवक्ता से ड्यूरिंग इंटरोगेशन, तो नॉट थ्रू आउट दी। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, समझ। आप इंटरोगेशन के दौरान मिल तो सकते हैं, आप इंटरोगेशन के दौरान मिल तो सकते हैं, लेकिन आप थ्रू आउट इंटरोगेशन में नहीं मिल सकते अपने पसंद के अधिवक्ता। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट इसलिए नहीं मिल सकते, जैसे ये एक कमरा है, इसमें इंटरोगेट किया जा रहा है, आपको पूछताछ की जा रही है। एक तरफ ये चीफ और पुलिस वाले भाई साहब बैठे हुए हैं और एक तरफ ये भाई साहब पर्सन अरेस्टेड बैठे हुए हैं, पीए, और एक तरफ आपके ये एडवोकेट भाई साहब बैठे, एक ही कमरे में चल रहा है पूरे काम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, थ्रू आउट नहीं। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? एक ही मीटिंग में वो शामिल नहीं हो सकता। जहां पूछताछ की जा रही है वहीं बगल में आपके अधिवक्ता भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो थ्रू आउट नहीं बैठ सकते आप। उससे क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं इंटरोगेशन क्या हो सकता है? अपना जो दिशा है वो भटक सकता है, दिशाहीन हो सकता है, वो हो सकता है कहीं क्लाइंट को मिसलीड कर दे या कुछ और भी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप इंटरोगेट थ्रू आउट नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक रूम है, इस रूम में पर्सन अरेस्टेड बैठा हुआ है और यहाँ पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, इसके बाहर यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? एडवोकेट भाई साहब बैठे हुए हैं। इसने कहा कि रुक जाइए, इन सवालों का जवाब मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे अपने अधिवक्ता से मिलना है। तब इनको बुलाया जाएगा, अंदर आके मिलिए, इतने 2 या 5 मिनट मिले, उसके बाद ये फिर आके यही बैठ जाएंगे, फिर से पूछताछ की जाएगी। कमरे के अंदर सिर्फ पुलिस ऑफिसर और पर्सन अरेस्टेड होगा, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। अधिवक्ता तो कतई नहीं होगा, क्योंकि आपका अधिवक्ता आपसे मिल तो सकता है लेकिन थ्रू आउट इंटरोगेशन में नहीं मिल सकता आपसे। बिल्कुल एकदम इमीडिएट आप चाहें कि मुझे भाई यहाँ पर पूछताछ हो रही है और वहीं आकर मुझे बैठा दिया है मेरे अधिवक्ता को, तब मैं सवाल, ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखिए दो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, थ्रू आउट इंटरोगेशन के बीच में आप नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 20 में बात की गई है, आर्टिकल 20 में यही बात। जब मैं इस पे आपको अभी ये अरेस्ट जब पूरा हो जाएगा, अरेस्ट ऑफ, तो हम इस पे एक एमसीक्यू लेकर आएंगे, यहाँ तक जितना हम पढ़ा देंगे सॉल्व कराएंगे, तो आपको पता लगेगा सवाल किस तरह से आते हैं। और जब हम इस अरेस्ट को पूरा कर लेंगे तो मेंस का सवाल बताएंगे, मेंस में किस तरह से आते हैं, वैसे पूछ लेता है वो कौन से राइट हैं जो दिए जाते हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ये हमारा सेशन जो रहता है फ्री रहता है, बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल 20 का जिक्र तो कर दिया, लेकिन मैं इसको ज़्यादा बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कुछ मजबूरियाँ हैं कि हम यहाँ सब कुछ नहीं बता पाएंगे कि हमारे जो पेड कोर्स है, तो फिर वहाँ फिर हम दिक्कत होती है, फिर हमारा जो मैनेजमेंट है थोड़ा दिक्कत। खैर बाकी आपसे जो इसका जो कंसर्निंग जो पहले जो करस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन था, पहले कौन सा होता था? पहले हमारा 39 में आइए, 39 अब तक हमने 38 तक पढ़ा, 39 में आपको ये याद रखना है। देखो सेक्शन इधर उधर कर दिए गए और बाकी तो सब सेम है ऑलमोस्ट। क्या करें? अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको रेड विद सेक्शन बताया था मैंने, 35 के साथ पढ़ा जाता है। 35 में क्या है? अरेस्टिंग की पावर दी गई है, पुलिस वाला कब अरेस्ट कर सकता है? बिना वारंट के, कभी बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। कैसे करेगा? when any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of officer to give his name and address या residence or gives name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be named। एक पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने आपने क्या किया है? एक नॉन कॉग्निबल ऑफेंस किया है, या आप एक नॉन कॉग्निबल एक्यूज्ड है, ठीक है? तो आपने ऐसा कोई नॉन कॉग्निबल ऑफेंस किया है, तो वो व्यक्ति आपसे, जो पुलिस ऑफिसर है, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं?
वो डिमांड करते हैं कि आप क्या बताइए, हमें अपना नाम बताइए और अपना पता बताइए, या फिर नाम बताइए, या फिर एक चीज दोनों में से पूछ सकते हैं, या तो दोनों पूछे आपसे, या दोनों में से कोई एक चीज पूछा है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको रिफ्यूज कर दे रहे हैं, रिफ्यूज कर दे रहे हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, तब क्या करेगा, या फिर आप अगर बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, he may be arrested such officer in order that name और resident may be ascertained, इसलिए आपको पकड़ा जाएगा, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाएगा कि हम आगे से क्या कर सके, आपके द्वारा बताया गया कोई नाम या कोई पता हम चेंज कर सके, आ सके, अगर सही होगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं बताएंगे तो बता दीजिए। अगर आप नहीं बताते, देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, when the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on bond or bail bond, तो आपको छोड़ देंगे। भाई आपने उसने असरटेन कर लिया कि आपने जो नाम बताया और आपने जो पता बताया वो क्या है, सही है, नाम पता बताया वो दोनों सही है, तो वो आपको क्या छोड़ देगा, बेल पर छोड़ देगा, बेल पर या तो बॉन्ड लेगा या फिर बेल बॉन्ड लेगा आपसे, दोनों में फर्क क्या होता है, ये पर्सनल बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड के मतलब पर्सनल बॉन्ड, खुद तो मतलब कोई और बॉन्ड लेगा, श्योरिटी लेगा, कोई श्योरिटी लेगा, ठीक है, टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट, सो आपको इस शर्त पे छोड़ा जाएगा, बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर, कि आपने क्या किया है, ये गारंटी दी है कि मैं जब जब जरूरत होगी, इफ रिक्वायर्ड, कहां पे आने की, मजिस्ट्रेट के सामने आने की जब जब जरूरत होगी मैं हाजिर होता रहूंगा, मैं उसको दोबारा समझ लेंगे। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपके सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या उसने अभी किया होगा, एक्यूज रहा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, आप ऐसे व्यक्ति को इसलिए रोक सकते हैं, और रोक कर उससे क्या पूछ सकते हैं, नाम और उसका पता पूछ सकते हैं, या सिर्फ एक चीज, या तो नाम या अपना, और ऐसा व्यक्ति वो बताने से मना कर देता है, रिफ्यूज करता है, या बताता है तो गलत बताता है, तो लगता है वो गलत है, रीजन टू बिलीव आपको, तो व्यक्ति को आप क्या करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद आप उसको एक राइट है, राइट देंगे कि राइट टू बेल, बेल का राइट है उसका, अगर वो व्यक्ति का आप नाम और पता क्या करते हैं, मिला लेते हैं, वो ट्रू नेम है जो बताया गया है, भी सही है, व्यक्ति से आप क्या कहेंगे, हमने पता किया, आप वही व्यक्ति ने बताया, ही शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड या फिर बेल ऑन अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट, हम आपको छोड़ देंगे, या तो आप बेल दीजिए अपने बॉन्ड पर, या फिर बॉन्ड पर दीजिए, आपका वहां पर डिस्क्रिप्शन है और लगा हुआ, या तो इस पे या इस पे छोड़ेंगे। Provided that if such person is not resident in India, the bail bond shall be secured, shall be secured, shall be secured by a surety or sureties resident in। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है जिसको इस तरह से रोका गया है, और ऐसे व्यक्ति के मामले में जो श्योरिटीज ली जाएंगे, जो प्रतभु होंगे, जो ग्रेंटर होंगे, इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, बाहर के नहीं। बेल तो आपको दे देंगे हम, बेल किस पे होगी, बॉन्ड पर होगी, सॉरी बेल बॉन्ड पर होगी, बेल बॉन्ड जो होंगे वो शैल बी सिक्योर्ड, शैल बी सिक्योर्ड, सिक्योर्ड किससे होंगे वो, बाई अ श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया, एक श्योरिटी हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, वो सब सिक्योर्ड होंगे, किससे सिक्योर्ड होंगे, सबसे वो सिक्योर्ड होंगे किससे, इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए वो, यहाँ तक आपको अब आगे बढ़, तीसरा पॉइंट, if the true name and residence of such person is not ascertained, अब भैया उसका जो नाम पता बताया गया था आपने वो सही नहीं मिला, वो गलत था, आपने जो बताया असर्टेन नहीं हुआ, ट्रू नहीं है, ट्रू नेम एंड रेजिडेंस नॉट ascertained within 24 hours from the time of arrest, or if he fails to execute a bond or bail bond, or if so required to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate। आपको जो नाम पता बताया, वो आपका नाम पता हमने पता किया वो गलत है, जो आपने बताया, या आपने नाम पता सही बताया, हमने आपसे बेल मांगी, आपने बेल नहीं दी, या जो बेल मांगी जा रही थी उस तरीके से बेल नहीं दे रहे आप एक विदेशी थे और आपने आपसे अपने मुल्क के जमानती मांगे, वो दे नहीं पाया, तो इस तरह से आप फेल हो गए, तो इस फेल होने की कंडीशन में, या झूठा पता और नाम बताने की कंडीशन में, हम आपको विद इन 24 आवर्स आपको क्या करेंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो हैविंग जुडिक्शन होगा उसके पास भेज देंगे, तब बेल वेल जो भी लगी है, हमारा काम क्या है, हमारा नाम और पता आपको सर्टेन करना है, आपने सही बता दिया, बेल बॉन्ड पे छोड़ देंगे। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, बाहर के रेजिडेंस हैं, कहीं इंडिया के बाहर के हैं, तो ठीक है, जो भी श्योरिटी चाहिए होंगे वो आपके इंडिया के चाहिए। आपने क्या किया, जो नाम पता बताया वो सही नहीं था, हमने असर्टेन कर दिया, झूठा था, नॉट असर्टेन, जो बताया आपने वो मैच नहीं कर, फिर क्या करेंगे, दूसरी बात, आपने जो
बेल बॉन्ड देने के लिए आप तैयार नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, या हमने जो भी आपसे कहा वो आप सफिशिएंट सिक्योरिटीज नहीं दे पा रहे हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका ड्यूरेशन का तो आप जाने प्रोविजन जो भी होंगे वो देंगे आपको। पुलिस आपको यहाँ पे फिर बेल नहीं देगी, फिर आप 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस वाला क्या करेगा, पेश कर देगा, फिर मजिस्ट्रेट आपकी बेल को सुनेगा, फिर भैया यहाँ पुलिस वाले का काम खत्म हो जाता है। पहले 42 में हुआ करता था, सेम प्रोविजन है, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन एंड हियर ऑन सच अरेस्ट। लेकिन पहले क्या होता था, 43 में होता था, क्या होता था पहले 43 में, देखो अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन हियर ऑन सच, थोड़ा सा फर्क कर दिया इसमें, इस बार इन्होंने थोड़ा चीज दिया, ज्यादा फर्क नहीं है, देखिए क्या कर दिया इन्होंने, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या करेंगे। Any private person may arrest or cause to be arrested any person who is in presence commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of police officer take such person cause him to be taken in custody near। आप एक आम आदमी हैं, आप मार्केट में गए थे, वहां आपने देखा एक व्यक्ति ने एक कॉग्निएबल ऑफेंस किया जो कि नॉन बेलेबल नेचर का, क्या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मैंने कल भी बताया था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, फिर से समझ देखिए, एक व्यक्ति के नाम पर सबसे पहले समन निकाला जाता है, आपका वारंट, उस समन पे भी नहीं आया, वारंट पे भी, क्या बचता है, चलिए हम प्रोक्लेमेशन शुरू, प्रोक्लेमेशन क्या होती है, वार्निंग होती है कि आ जाओ वरना तुम्हारे घर की कुर्की कर लेंगे, ये 82 में होती है, 82 सीआरपीसी में होती थी, हम यहाँ कंसर्निंग सेक्शन पढ़ेंगे, प्रोक्लेमेशन कहाँ होती थी, 82 में, 82 83 बोलते, प्रोक्लेमेशन कितने दिन की होती है, 30 डेज की, जिस दिन हमने ये प्रोक्लेमेशन इशू की है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, जिस दिन इशू की है, इशू करने वाली दिनांक से लेकर 30 दिन के अंदर अगर आप कहाँ आ गए, कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो 30 दिन खत्म होने के बाद में आप क्या बन जाएंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाएंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाएंगे, और फिर आपके खिलाफ तराशी की कार्रवाई कर दी जाएगी, यानी 30 दिन की वार्निंग है, 30 दिन के अंदर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। इस तरह का कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घूम रहा है और आप एक प्राइवेट पर्सन है और आपको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये व्यक्ति क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर वो व्यक्ति कौन है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी उपस्थिति में कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निएबल ऑफेंस को कमिट किया है, क्या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो फिर विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी समय को बिताए, बिना किसी देरी के, बट विद इन 6 आवर फ्रॉम सच अरेस्ट, ऐसी अरेस्ट के 6 घंटे के भीतर, 6 घंटे के भीतर शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, जैसे ही आप उसे पकड़ेंगे तो बिना देरी किए हुए विद इन 6 घंटे, कोई देर नहीं करनी है इसमें, आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा, व्यक्ति कैसा था, वो एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया था उसने, या उसने क्या किया था, नॉन अवेलेबल ऑफेंस के साथ साथ क्या किया था, वो कॉग्निएबल ऑफेंस था, क्या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, ऐसे व्यक्ति को जैसे ही आपने पकड़ा, कस्टडी में लिया अपनी, जैसे ही आपने अरेस्ट किया, तो बिना किसी देरी किए हुए आप क्या करेंगे, किसी पुलिस वाले के हैंड ओवर कर देंगे विद इन 6 आवर, ये पहले 6 आवर वाला टाइम नहीं था, विद इन 6 आवर आप क्या करेंगे, उसको पुलिस ऑफिसर के, अगर वहां कोई पुलिस ऑफिसर आपको मौजूद नहीं मिलता है तो फिर आप टेंशन ना लीजिए, फिर विद इन 6 आवर ही क्या कर देंगे, किसी नियरेस्ट पुलिस को, अगर कोई पुलिस वाला मिल जाए तो पुलिस वाले को दे दो, पुलिस वाला नहीं मिल रहा है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में दे दो। अगला, if there is a reason to believe that such person comes under the provision of subsection 1 of section 35, a police officer shall take him in custody। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन के पास लेके गए, पुलिस स्टेशन में या पुलिस वाले के पास लेके पहुंचे, उसने देखा कि ये जो सारी जो कंडीशंस हैं वो सबसेक्शन 1 ऑफ 35 की बन रही है, तो क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है ना, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे री अरेस्ट कर, नहीं कंडीशन पे, अगर उसे लगता है, एक प्राइवेट व्यक्ति ने क्यों अरेस्ट किया है, ये नॉन अवेलेबल नेचर का ऑफेंस है, या फिर कॉग्निएबल नेचर का ऑफेंस है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये उसने अरेस्ट देरी की, उसने क्या करा, 6 घंटे के अंदर किसी पुलिस ऑफिसर को उसको हैंड ओवर कर दिया, और पुलिस ऑफिसर नहीं था तो नियरेस्ट पुलिस, लेकिन उस पुलिस वाले ने देखा ये पर्सन जो है अरेस्ट करेगा, अब अंडर आता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन ऑफ दी
35 के जो प्रोविजन है क्लॉज 1 की, क्या उनमें आता है? शैल टेक हिम, और कुछ नहीं। अगर नहीं आता तो छोड़ देंगे। हो सकता है प्राइवेट पर्सन को गलती हुई हो, गलती गुडफेथ में होनी चाहिए, सबने बस जानते कराओ। गलती गुडफेथ में होगी तभी माना जाएगा, नहीं तो गुडफेथ में नहीं होगी तो फिर तुम पे मुकदमा हो जाएगा। किस बात का? रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का या फिर रॉन्गफुल लॉस। If there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense, या उसे reason to believe है कि इसने non-cognizable offense किया है, and he refuses on demand of a police officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be under provision of 39. But if there is no sufficient reason if that he is committed an offense, shall be at once released. जब आपके पास वो प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेकर जाएगा जिसको अरेस्ट किया है, तो सबसे पहले पुलिस वाले का काम ये होगा कि इसका जो मैटर है वो किस सेक्शन में आता है। अगर सेक्शन 35 के क्लॉज 1 में आता है तो उसे वो तुरंत कस्टडी में ले लेगा, दोबारा से कहते लाओ चलो अंदर जेल में जाओ, भेज देगा जेल में, जो भी करना हो प्रॉपर। अगर उसे लगता है कि नहीं नहीं इसने जो बताया वो काम तो नहीं किया, इसने नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है, वो तो कॉग्निबल तो है नहीं, नॉन कॉग्निबल है, नॉन कॉग्निबल है तो वो क्या पूछेगा उससे? नाम, पता, एड्रेस वगैरह पूछेगा। अगर उसे लगता है रीजन टू बिलीव है कि उसने नाम और पता सही बताया है तो ठीक है, उसे बेल पे कर देंगे, रहा बेल उसका बॉन्ड पर छोड़ देंगे या बेल बॉन्ड पे छोड़ेंगे। अगर वो विदेशी है तो वही देश के ले आओ, और अगर वो नाम पता गलत बताता है या जो भी कुछ करता है क्या करेंगे उसे? वो हमने जो 30, लेकिन अगर ध्यान रहे अगर उस व्यक्ति ने अगर उसको बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, कोई पर्याप्त ऐसा कारण नहीं है यकीन करने का कि हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, अपराध किया, तो ही शैल बी एट वंस रिलीज, उसे तुरंत छोड़ो, ज़्यादा देर नहीं होनी, तुरंत छोड़ो, नहीं किया है तो छोड़ दो, तुरंत छोड़ो, देरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसका कॉग्निएबल नेचर का ऑफेंस है तो उसको 35 के क्लॉज 1 के हिसाब से डील करेगी पुलिस, और अगर उसका नेचर नॉन कॉग्निएबल नेचर का ऑफेंस है डील करेगी 39 के हिसाब से। और अगर उसने कुछ भी नहीं किया, इस बात का सफिशिएंट रीजन टू बिलीव है पुलिस वाले को, मुझे पर्याप्त कारण है मेरे पास ये यकीन करने के कि कोई भी अपराध नहीं किया, आप क्या करेंगे? इसके अलावा छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना। अरेस्टेड बाई मजिस्ट्रेट 44, ओ सॉरी 41, पहले 44 हुआ करता था, अब 41 है। जैसे कि आपका हमने देखा 43 पहले था सीआरपीसी में प्राइवेट पर्सन, और अब बीएनएसएस में क्या है? वैसे ही 44 सीआरपीसी में था पहले, अब कितना है बीएनएसएस में? देखिए क्या कह रहा है 41, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ऑफेंस है जिसको कमिट किया गया किसकी प्रेजेंस में, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशियल हो, विद इन द लोकल जुडिक्शन, विद लोकल जुडिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी थर्ड आदमी को, थर्ड पर्सन को वो अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है, एंड मे hereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender in custody. क्या कह रहे हैं? Subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody. इस संहिता में, इस किताब में आगे दिए गए जो बेल के प्रोविजंस हैं उसके सब्जेक्ट टू रहेंगे। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल दो तुरंत, बेल नहीं दे सकते तो बेल रिफ्यूज करो, और कमिट द ऑफेंडर, जैसा भी बेल के प्रोविजन है उनको फॉलो करते हुए कस्टडी भेजना तो कस्टडी भेजो, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये किसके लिए है? ये बाद वाला जो हिस्सा है, एक हिस्से में तो मजिस्ट्रेट की पावर है और दूसरे में प्रोसीजर है और ड्यूटी है। प्रोसीजर में ड्यूटी है इनकी मजिस्ट्रेट की, पहले हिस्से में क्या है? पावर, भाई आपको पावर होगी आप अरेस्ट कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्या कह रहे हैं? एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ हियरइन कंटेंट एज टू बेल, तो बेल के प्रोविजन है, जो बेल के प्रोविजन है उनके सब्जेक्ट टू रहते हुए आपको क्या करना है? उनके सब्जेक्ट टू रहते हुए आपको उस व्यक्ति को कस्टडी में भेजना या छोड़ना, जो भी आप तय कर दें। यू आर मजिस्ट्रेट, आगे देखिए, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों में से कोई मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट दी अरेस्ट, खुद अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम या किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं इन हिज प्रेजेंस, लेकिन ध्यान दें अपनी प्रेजेंस, ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं वहां पे, विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, और ध्यान दें अपने लोकल जुडिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टेंस टू, क्या कह रहे हैं? जुडिक्शन हो, साथ ही साथ अपनी प्रेजेंस हो, और वो किसी भी टाइम खुद अरेस्ट कर सकते हैं या फिर अरेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकते हैं।
कब विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, अपने लोकल जुडिक्शन में, और क्या कह रहे हैं, ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इज कॉम्पिटेंट एट टाइम एंड इन दी सर्कमस्टेंसेस हुआ। ऐसे व्यक्ति को ध्यान दें, वही सारी शक्तियां और वही सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए जिन सर्कमस्टेंसेस कर सकते हैं वारंट इशू, अदरवाइज आप उसको नहीं दे सकते आदेश के आप उसको अरेस्ट कर, ठीक है। ये आपको ध्यान, वही कंडीशन वही सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है एट द टाइम एंड दी सर्कमस्टेंसेस टू दी इशू वारंट, वारंट इशू करने की जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें हो एनी पर्सन हु इज अरेस्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नहीं। आगे देखिए 44 में था ये प्रोविजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं 42, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ दी फ्रॉम द अरेस्ट, ठीक है। एक आर्म फोर्सेस का आदमी है, आर्म फोर्सेस का, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 39, 41 both inclusive, no member of the armed forces of the union shall be arrested from anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duty except after the obtaining consent of the, भाई साहब हैं एक ए, ये क्या है, ये आर्म्स फोर्सेस के मेंबर हैं, आर्म्स फोर्सेस कहाँ की है, भाई साहब हैं एक जगह ड्यूटी में तैनात है, ड्यूटी में तैनात थे, इन्होंने क्या किया, कोई ऑफेंस कर दिया, ध्यान रहे इस पर, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, गिरफ्तारी ये जो प्रोविजंस है वो नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो एग्जाम किया गया है, एप्लीकेबल नहीं होते, क्यों नहीं होते, अगर आप चाहते हैं कि इनके खिलाफ, जैसे एक आम आदमी के खिलाफ सेक्शन 35, सेक्शन 39 और 41 इनके दोनों के शामिल करते हुए बीच में जो भी प्रोविजन है उनकी बात करते हैं, इस तरह से ये सारे सेक्शन आम आदमी के अरेस्ट में एप्लीकेबल होते हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते, इसके मामले में आर्म फोर्सेस के मामले में एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई क्या काम किया जाए, इसके खिलाफ इस तरह की अरेस्ट वगैरह किया जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्टर दी कंसेंट ऑफ दी, सबसे पहले प्रायर आपको कंसेंट लेनी होगी, और वो कंसेंट कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें कंसेंट देगी तभी आप क्या करेंगे, तो जो आर्म फोर्स तरफ की यूनियन है उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से कि एक आम आदमी को आप अरेस्ट कर सकते हैं, इनको प्रिविलेज दिया गया है। आगे देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दी provision of subsection 1 shall apply to such class or category of the member of the force start within the maintenance of the public order as may be specified therein, wherever they may be serving the thereupon and thereupon the provision of that subsection shall apply as if for central government during the, अगर ये आप चाहते हैं कि भैया क्या चाहते हैं आप कि यूपी की जो पुलिस फोर्स है उसको भी यही वाला प्रिविलेज मिले, यूपी की जो पुलिस फोर्स है उसको भी यही वाला प्रिविलेज दिया जाए जो जहां पर दिया गया है 42 में आर्म फोर्सेस को दिया जा रहा है, तो यहां पर इनेबल कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो अपना एक नोटिफिकेशन में नोटिफाई करे और इस तरह की चीजों को कर दे, आदेश कर दे, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिखा हुआ है और यहाँ पर ये आर्म फोर्सेस लिखा हुआ है यूनियन का, वो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा। अगर चाहते हैं आप कि स्टेट की पुलिस फोर्स को भी यही वाला प्रोटेक्शन दिया जाए, यही वाले प्रिविलेजेस दिए जाए, आप बिल्कुल भी टेंशन है, उस गवर्नमेंट को क्या करना होगा, उस गवर्नमेंट को करना होगा कि आपने क्या करना है, अपने एक गजेट में नोटिफाई करना सेम है पहले वाला, और देख लेते हैं अरेस्ट हाउस, थोड़ा सा बचे, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, देखिए, in making an arrest the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body, actually touch करेगा वो बॉडी को और confine the body of the person to be unless there be a submission to the custody by words or action। भैया आप एक पुलिस ऑफिसर मुझे पकड़ने आया, आइए, लेकिन ध्यान रहे वो सब चीजें क्या बियरिंग करके आएंगे, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर पाऊं मैं आपका, आप पुलिस वाले हैं, वर्दी पहन के आइए, नाम लिखा होना चाहिए आपका, इससे पहचान पाऊं आप कौन है, आप आए, आपने देखा भाई ये पुलिस वाले, आपने मुझसे कहा देखिए मिस्टर यू आर अंडर अरेस्ट, जैसे ही मुंह से कहा मैंने सबमिट कर दिया, यस मैंने हाथ उठा दिया, यस 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 मैं चलने को तैयार हूँ, तो फिर आपको देखो मैंने अपने
वर्ड से और अपने एक्शन से ये साबित कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट कर रहा हूँ कि भाई जैसा आप कह रहे हैं मैं आपकी इच्छा के अनुसार मैंने सबमिट कर दिया के साथ भाई मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं कोई रजिस्ट नहीं करूँगा, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बाई चांस क्या करेंगे, बाई चांस क्या करेंगे, आपने कुछ ज़रा-सा भी भागने-भूगने को, आपको एक्चुअली टच भी किया जाएगा पकड़ के और आपको बॉडी को कन्फाइन, हो सकता है आपको पकड़ ले पीछे से, आके ऐसे पकड़ लेते हैं ना पैंट में हाथ डाल के, बेल्ट पकड़ ली, हाथ पकड़ लिए, इस तरह से आपको पीछे से पकड़ लेंगे, ये कॉलर पकड़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें कर सकती है पुलिस कब? जब आप उनके दिए गए कॉल को, जो आपको बोल रहे हैं कि भई हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, आपने अगर अपने वर्ड्स और अपने एक्शन से ये नहीं दिखाया कि मैं सबमिट करता हूँ आपके इस आदेश पे, तब आपके साथ फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमेन, अगर वुमेन है तो अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटेड टू द कंट्री, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन an oral intimation of arrest shall be presumed and unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the victim। भाई महिला को लेके आओ, महिला को पकड़ना है तो भी लगाया गया कि यहाँ पर कोई वुमेन होगी इज टू बी अरेस्टेड गिरफ्तारी के लिए, अनलेस दी सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड टू दी कंट्री, जब अनलेस ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कंट्री है भाई उनको अवॉइड नहीं किया जाता। हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट, उसके सबमिशन में कस्टडी का सबमिशन है तो हम सबमिट, ठीक है आप जाइए दे सकते हैं। एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट आपको बता दिया, ओरली कैन बी प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड किया जाए unless the circumstances otherwise require, unless the police officer is a female, तो फीमेल पुलिस वाला ना हो, ठीक है। ये महिला है तो महिला को लेके आओ आराम से, बोलो मुंह से क्या है, तो महिला ही, आप मर्द नहीं, छोटी छोटी। इफ सच पर्सन forcibly resist the endeavor to arrest him or attempts to indeed the arrest officer or other person may all means necessary, भाई आपने ये मिस्टर अरेस्ट कर भाई साहब, ये भाई साहब अरेस्ट करने आए इनको, ये पुलिस वाले हैं, वाले भाई साहब ये भी हैं, और ये पुलिस वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये इनको अरेस्ट करने आए कि चलो भाई लेकिन ये क्या करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है फिर आप क्या करेंगे, ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट, ऑल मीन्स को आपको इस्तेमाल करते हैं, इनको दाम साम दंड भेद सब लगा दो, उनको पकड़ो। लेकिन ध्यान दें ऐसे नहीं कि आप उसको कहते हैं ना क्या बोलते हो, लकड़ी के चोट को तलवार से नहीं काट सकते आप। एक छोटी मोटी चीज के लिए, अब ये बताइए छोटे मोटे अपराध का आप आरोपी है, आप इसको क्या करें, गोली मार दें, ऐसे थोड़ी मारेंगे गोली। ऑल मीन्स का मतलब है जितनी जरूरत हो उतना फोर्स इस्तेमाल करिए आप। कोई निकल के भाग रहा था, आप भी दौड़ के पकड़ लीजिए उसे, दौड़ के नहीं पकड़ पा रहे हैं भाई, आपको गोली क्यों मार रहे हैं, एक लकड़ी से मार के उसे पकड़ लीजिए, भाग रहा है थप्पड़ मार दीजिए, ये कर सकते हैं, या उसको भाग के दौड़ के पकड़ लीजिए, ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन ध्यान दें ये नहीं कि आपने उसने भी थोड़ा सा भागने की कोशिश की, रेजिस्ट किया, आपने उसको गोली मार दी, ऐसा थोड़ी होगा। गोली भी मार सकते हैं अलग केसेस में, ठीक है समझ में आया कि भाई वो क्या कर रहा है, एंडीवर टू अरेस्ट, भागने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली रेजिस्ट कर रहा है ताकि मैं उसको अरेस्ट से बच जाऊं, भागने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है आपकी ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट दी अरेस्ट, तमाम चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे। द पुलिस ऑफिसर मे कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ, पहले नहीं था अब आ गया है, handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is a habitual or repeated offender or who escaped from the custody or who has committed offense of organized crime, terrorist act, drug related crime and illegal possession of arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coin and currency notes, human trafficking, sexual offense against the children or offense against the state। इतने सारे अपराध दिए गए हैं, इस तरह के ग्रेविटी वाले, इस तरह के इस नेचर के ऑफेंसेस में आपको क्या कर सकते हैं, पुलिस अरेस्ट करने के बाद हैंडकफ यानी हथकड़ी लगा सकती है, और जब आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तब भी आपको हैंडकफ या हथकड़ी लगाकर आपको पेश किया। पहले हथकड़ी लगाना क्या होता है, मानवाधिकार के खिलाफ बनाया था, आर्टिकल 21 का वायलेशन बनाया, इससे पहले ये प्रोविजन भी नहीं था, अभी जोड़ा जाए। देखिए तो ध्यान रखेंगे कौन से केसेस है, नेचर एंड ग्रेविटी कैसी है उनकी, खतरनाक ग्रेविटी है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, यूज हैंडकफ व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट और द पर्सन और while producing the such person to the court who is habitual or repeated offender, habitual हो चुका है, repeat offender है, who escaped from the custody, custody से निकल के भागा है, who has committed offense of organized crime, organized crime को उसने किया है, या फिर crime organized crime करके आया है, या terrorist act में रहा है, वो drug related crimes किए उसने, illegal possession of arms and ammunition है उसने, मर्डर और रेप का आरोपी है, एसिड रेप का आरोपी है, काउंटरफीटिंग, करेंसी नोट की बात कर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की बात,
और ऑफेंसिव स्टेट की बात, तो इतने सारे मुकदमों में इस तरह के इस नेचर और इस ग्रेविटी के ऑफेंसेस में पुलिस वाला जब अरेस्ट करने जाएगा तब भी आपको हथौड़ी लगा सकता है, और जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने तब भी आपको हाँ पुलिस वालों को पावर देता है। ठीक है, यहाँ अब आपको ये नहीं कहना है कि भाई यहाँ पर नहीं कर सकते। Nothing in this section gives a right to cause death of person arrested. Nothing in this section, किसी बात के होते हुए भी इस सेक्शन में gives a right to cause the death of the person who is not caused of an offense punishable with the death or the। देखो एक आदमी है, ये मिस्टर ए है, ये भागा निकल के कस्टडी से भागा या इसको अरेस्ट करने का, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑफेंस जुड़ा हुआ है, ऑफेंस है, ऑफेंस की सजा या तो डेथ बीएनएस के हिसाब से या फिर एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये दो तरह की सजा इसके लिए मुकर्रर की गई इस ऑफेंस में। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, भाग रहा है या रेजिस्ट कर रहा है, तो इस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं कि डेथ भी कॉज कर सकती है और किसी की डेथ तक जा क्या नहीं। Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. किसी महिला को सूरज डूबने से बाद, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय कुछ अपवादिक दशाओं के। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, जहां कहीं कुछ अपवादित दशाएं विद्यमान है, द विमेन पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट करेंगे, शैल विमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट obtain the prior permission of the magistrate of the first class within whose local jurisdiction of the offence is committed or the arrest is made to be made। एक ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जिसकी लोकल लिमिट में, लोकल जुडिक्शन में ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया या फिर ऐसी अरेस्ट की जा रही है, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक रिटन रिपोर्ट बनाएगा और रिटन रिपोर्ट बनाकर उस पर क्या करेगा, प्रायर परमिशन देगा, अब रात में अरेस्ट करेंगे। नहीं तो पुलिस कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी जनरल कंडीशन में किसी महिला को आफ्टर सनसेट सनराइज अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं बिफोर सनसेट या आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, तो आपको क्या करना होगा, आप एक महिला पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, उस में रिपोर्ट बनाकर किसी के पास लेके जाएंगे, बस ऐसा मजिस्ट्रेट जुडिक्शन में क्या हुआ है, ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया या फिर की जा रही है, उस पर विचार करेगा, विचार करने के बाद प्रायर परमिशन दी जाती है आपको, देन आफ्टर तब जाके आप अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे ये सब कुछ कैसा होगा, एक्सेप्शनल कंडीशन में होगा। ऐसी कौन सी आफत आ रही है इतनी जल्दी रात में आप अरेस्ट करना चाहते हैं, बताइए कि भाई इतनी जल्दबाजी इसलिए है, इतनी आफत इसलिए आ गई है हमारे ऊपर क्योंकि ये वजह है, इसलिए इन अपवादिक दशाओं को देखते हुए हमें क्या करना है, अगर नहीं किया तो अमेरिका भाग जाएगा, लंदन भाग जाएगा, भाग जाएगी, और ठीक है तो कर सकते, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ तक आपका के अलावा इसने यहाँ तक हमने आपको पढ़ा, के अलावा हम क्या करेंगे, के अलावा आगे कल पढ़ेंगे।